श्री कृष्णाय नमः। प्रथम पूज्य गणपति महाराज को जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। मेरा पहला यात्रा ज्योतिष की राव साहब के घर से हुई थी शुरू, क्योंकि मैं अपने दाखिले के अंदर थोड़ा सा विलम्ब हो गया था, तो राव साहब के साथ कुछ अप्रोच करी। उनका बहुत बहुत आभार मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूँ। ज्योतिष के अंदर मेरी जो दाखिला है, जो यात्रा है, वो राव साहब की शुरुआत है। उनका बहुत आभारी हूँ मैं। जब उनके घर से मेरे को हुआ, क्योंकि तब भारतीय विद्या भवन में लेट एडमिशन का कोई प्रोसीजर नहीं होता था। वहीं पे बैंक की शाखा होती थी, वहीं से आपको फॉर्म मिलता था, वहीं पे आपको फीस जमा करनी होती थी। तो वो सारा टाइम पीरियड मेरा निकल गया था, जिस वजह से मेरे को राव साहब से कांटेक्ट करके घर से ही दाखिला मिला मेरे को। और मुझे राव साहब ने उस दिन घर पे केदार जी और जे.एन. शर्मा जी को मुझे सौंप दिया। मैंने एक हाथ से केदार जी की उंगली पकड़ी, एक हाथ से जे.एन. शर्मा जी की उंगली पकड़ी, और वो मेरे को अपनी ज्योतिष की यात्रा में अपने साथ वहाँ से ले गए भारतीय विद्या भवन। उन दिनों राव साहब के घर से बहुत नज़दीक हुआ करता था भारतीय विद्या भवन। और वो मेरी पहली प्रथम यात्रा थी ज्योतिष की, जो आज तक चली आ रही है। मुझे नहीं पता, केदार जी से तो मेरा बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा कि उन्होंने मेरे को बिल्कुल नर्सरी की तरफ से, बीज की तरफ से पाल पोस करके बड़ा किया आईकास में। जब भी कोई भी फंक्शन होना, उन्होंने आगे संवारा मेरे को। जब भी हमारा डॉक्टर बी रमन दिल्ली में पहुंचते थे, तो सबसे पहले कहते थे, भाई बेदी चल भाई, राव साहब रमन साहब के यहाँ चलना है, उनसे मुलाकात करनी है। तो मैं केदार जी मेरे को लेके जाते थे। उनका एक परमानेंट रूम अपना फिक्स होता था, रिजर्व होता था। इस प्रकार से मेरी यात्रा ज्योतिष के अंदर आरंभ हुई। आज मैं सिर्फ एक वो विचार अपने यहाँ पे प्रकट करूंगा। मैं किसी भी प्रकार का ज्योतिष से संबंधित लेक्चर की बात नहीं करूंगा। कि मेरा शुरुआत का जो टाइम पीरियड था, वो बहुत ही जिज्ञासु प्रकार का मैं शिष्य रहा। हर बात पे प्रश्न करना मेरा, हर बात के ऊपर जिज्ञासा प्रकट करनी। और आज भी देखता हूँ जब स्टूडेंट इस तरीके के आते हैं, तो मेरी एक आप सभी आई कास्ट के गुरुजनों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस प्रकार के शिष्यों का, जिज्ञासाओं का चुप करा करके समाधान ना करें। उनकी जिज्ञासाओं को समझने की कोशिश करें। इन ऐसे ही जिज्ञासु शिष्यों में हमारे पास आई कास्ट के आने वाले गुरुजन भी तैयार होंगे यहीं से, क्योंकि जिज्ञासाएं जो हैं वो कभी मनुष्य की शांत होती ही नहीं। और इसी प्रकार से इसी मेरी यात्रा के अंदर मेरी जिज्ञासाओं को शांत ना करते हुए मेरे गुरुजी श्री शुक्ला जी ने कांटेक्ट, तो मेरे मोबाइल में शायद 1,500 के करीब लोगों के कांटेक्ट होंगे, लेकिन कनेक्टेड कितने लोग हैं मेरे से, ये एक फर्क है। तो श्री कृष्ण से मैं कांटेक्ट में तो बहुत था, लेकिन कनेक्ट मेरे को गुरुवर श्री शुक्ला जी ने करवाया। और जब मैं उनसे कनेक्टेड हो गया, तब मेरे को धीरे धीरे अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का, जिज्ञासाओं के रूप को देखने का एक अलग ही नजरिया। जी, थोड़ा माइक्रोफोन को अपने पास रख लें, मगर दूर होने से अच्छा, आवाज नहीं पहुंच रही। लो, हाँ, अभी आवाज अभी कम ठीक है? अब हाँ ठीक है? बिल्कुल सर, अरे बुलंद आवाज आ गई अब, ठीक। ठीक है सर। तो ये यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को पहले पहचान लें, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें, ना कि हम उनको चुप करा दें कि नहीं भाई चुप करके बैठ जाओ, बाद में बताएंगे वगैरह वगैरह। यदि आप क्लास में पहले ही अपने ऐसे शिष्यों को रेखांकित कर रहे हैं, तो उनको बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको संवार सकते हैं। मेरे को केदार जी ने और शर्मा जी ने इसी प्रकार से संवारा है। ये हालत में मैं आज हूँ, उसके लिए सारा श्रेय मेरा केदार जी और जे.एन. शर्मा जी को है। आभार मेरा राव साहब को है, उन्होंने ये मेरे से दाखिला दिलवाया। उन्होंने मेरी जन्म पत्री मंगवाई थी, उसको देख करके उन्होंने फिर मेरे को कहा, अच्छा भाई तू आ जाओ और पढ़ लो। अब वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा था,
लेकिन वो तब उन्होंने अप्रूवल करी थी। तो अब गुरुजी श्री शुक्ला जी से मेरा जब हुआ तो उन्होंने मुझे श्री कृष्ण से कनेक्ट करवा दिया। कांटेक्ट में तो मैं बहुत सालों से था, शायद हमारे परिवार के जो कुल गुरु होते हैं वो शायद श्री कृष्ण ही हैं। हमारे परिवार में सारे नाम उसी प्रकार से हैं, श्री कृष्ण, राम कृष्ण, मदन मोहन, ब्रिज मोहन वगैरह वगैरह। अब उस प्रक्रिया के अंदर जब गुरुजी ने कनेक्टेड करवा दिया श्री कृष्ण से, तब उन्हीं से मेरी सारी वार्तालाप होती रहती थी। मेरी जितनी जिज्ञासाएं होती थी मैं उन्हीं से पूछता रहता था। और उन्होंने मेरे को ले जा करके उठा करके अपने साथ भ्रमण कराना शुरू कर दिया। केदार जी ने चित्रकूट वगैरह, द्वारका वगैरह, सालासर जी, सारी इंडिया की जितने भी जगह थी वहां पे घुमाया। क्या पता ये केदार जी की ही आत्मा मेरे साथ चलती थी या श्री कृष्ण मेरे को ले गए थे साथ में। तो अब से मैं यदि ऐसे कहूँ कि मैं सखा के साथ चलता हूँ, तो वो सखा कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही होगा कि मेरे श्री कृष्ण भगवान। तो सखा के साथ जब मेरी वार्तालाप ऐसे शुरू हो जाती थी रात को स्वप्न के अंदर, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं ले जाते थे। अच्छा तेरे को ये चीज समझ में नहीं आती, चल आ मेरे साथ। वो तब जब मनुष्य ने पृथ्वी पे स्थान ग्रहण किया, वो कौन सा काल था, कौन सा युग था, उसमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हाँ, जब कृष्ण ने काल सखा ने मेरे को वहां पे ले जाकर छोड़ा, तो मैंने देखा कि वहां पे सभी जगह चारों तरफ वनस्पति ही प्रकृति ही थी। और जब यदि धरती पे 80% जल है, तो ये एक जल का नाम क्यों नहीं दिया गया पृथ्वी को, ये अभी भी मैं इसको ढूंढने में लगा हूँ। धरती को क्यों कहा गया, जबकि धरती तो उसमें सिर्फ एक 15 या 20% की है। एनीवेज, जब मेरे को वहां पे देखा, मैंने देखा अपने आप को, तो वो आदि युग, आदि काल या आदि मानव, जो भी आप संज्ञा दे सकते हैं उसमें, तो सबसे पहले मेरे को दिखा वहां पे सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश देखा, प्रकृति दिखी, वनस्पति दिखी, तो इन सब चीजों को मैंने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। आप भी मेरे साथ थोड़ी देर को यात्रा पे आ जाइए। अब मैं आपको यात्रा करवाता हूँ उस भूमंडल की, उस प्रकृति की, उस जगह की, उस समय की, उस युग की, उस काल की, जब आपने कुछ नहीं जाना था, कुछ नहीं देखा था, कुछ नहीं सीखा था, सब आपने प्रकृति से ही जाना। जब सूर्य देव ने आपने चमकना शुरू किया, तब आपने अपने चारों तरफ देखना शुरू किया, चीजों को पहचानना शुरू किया। वो आपकी पहली प्रथम पाठशाला थी। तो सूर्य देव जो आपकी पहली पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है। आप इसको जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं संज्ञाओं के अंदर। दूसरा, सूर्य के देखने से, जब अब ऋषियों की वाली बात कही गई कि सूर्य प्रतीक है आंख का, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मनुष्य की आंख नहीं है, ये तो एक ब्रह्मांड की आंख है। तो सूर्य हमारे एक मनुष्य की आंख ना होकर के ये ब्रह्मांड की आंख है। तो यदि आप अपना देखने का कोई नजरिया बदल सकते हैं, तो ब्रह्मांड की आंख से यदि आप सूर्य को देखेंगे और जन्मपत्री में, तब आपको लगेगा हाँ, अब ये सूर्य जो है अब आपकी कुंडली के अंदर हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, हर चीज के ऊपर प्रकाशमान है, और हर चीज से अपने 9 के 9 अंतर्गत ग्रहों को देख पा रहा है, चाल पा रहा है। अब जब धीरे धीरे संध्या हुई, तो जब सूर्य संध्या में पश्चिम में अस्त होने लगा, तब मन के अंदर एक घबराहट सी हुई, क्योंकि हर चीज दृश्य से लुप्त होती जा रही थी, दिखने में कमजोरी आती जा रही थी। प्रकट में प्रकाश नहीं होने से भय का वातावरण जाग गया। तो पश्चिम के अंदर, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि अपनी नग्न आंखों से हम रात्रि में शनि देव को देख सकते हैं, शनि ग्रह को देख सकते हैं। तो वहां पे जब देखा, तो रात्रि के अंदर सूर्य का पश्चिम में अस्त होना और शनि देव का उदय होना। तो शनि देव का सप्तम घर के अंदर जहाँ पे सूर्य का अस्त होता है, वहीं पे शनि बलि माना जाता है। और इस प्रकार से सूर्य के अस्त होने पे और शनि के उदय होने पे शनि सप्तम का बलि होकर के शनि के द्वारा एक अंधकार का होना, अंधकार को उसका एक संज्ञा दे देना, उपनाम दे देना, और अंधकार के अंदर मनुष्य को कुछ भी दिखना बंद हो गया, कुछ भी समझना बंद हो गया। तो एक भय का वातावरण भी समा गया मनुष्य के अंदर। और वो शनि भय को भी दर्शाता है, अंधकार को भी दर्शाता है, पश्चिम को भी दर्शाता है, सप्तम भाव को भी दर्शाता है। यदि आप इस प्रकार से कुंडली का विवेचन उस आदिकाल युग के अंदर बैठ करके करेंगे, किंतु तभी आप अचानक रात्रि के अंदर चंद्रमा जी उदय हो गए। तो चंद्रमा के उदय होने से फिर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आना शुरू हो गया। तो ये आपने माना, दिन में सूर्य ने दिखाया और रात्रि में चंद्रमा ने दिखाया। तो चंद्रमा भी ब्रह्मांड की आंख है, किंतु रात्रि के बलि में। रात्रि समय में चंद्रमा ब्रह्मांड की आंख है, दिन में सूर्य ब्रह्मांड की आंख है।
तो ये चंद्रमा और सूर्य यदि आपके कुंडली के अंदर बहुत अच्छे प्रकार से बैठे हुए हैं, तो आप अपने ब्रह्मांड को, अपने आप को, यत पिंडे ब्रह्मांडे जो युक्ति है, जो श्लोक है, वो यही सही हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा का आपकी कुंडली के अंदर बली होना बहुत ही आवश्यक है। और वो जिज्ञासु की बात जो मैंने जब पहले कही थी, ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके आपको मंगल, लगन, लग्नेश, द्वितीय, बुध, इन सब को किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो वो जातक जिज्ञासु भी होगा और बीच बीच में क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर वो बातचीत भी पूछता रहेगा, अपने प्रश्न बराबर करता रहेगा। तो उस प्रकार के स्टूडेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिए। सारे हमारे आईकास के जितने भी अध्यापकगण हैं, क्योंकि ये जिज्ञासु जो हैं वही अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ कर पाते हैं, कुछ कर जाते हैं। और ये सब चीजों को देखने के लिए बुध ग्रह जो है वो जिज्ञासु होने का कारक बन जाता है। तो बुध के यदि बुद्धिमान है तो वो बुध अच्छा वाला है, तो वो जिज्ञासु अपनी प्रवृत्ति को रखेगा, अपने विचारों को रखेगा, अपने कारणों को जानने की कोशिश करेगा, अपने वातावरण को जानने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। यदि यहाँ पे यदि मेरा समय मिल रहा है मेरे को, तो मैं आपको अपनी एक बचपन की छोटी सी घटना कहता हूँ। हमारे पिताजी के साथ हम बस में जाया करते थे उस जमाने में। तो डीटीसी बस हुआ करती थी तब, उसके अंदर कंडक्टर पिछले दरवाजे के पास बैठता था और उसके एक रस्सी लटकी होती थी, वो पाइप के से अंदर जाकर के ड्राइवर के बराबर में एक घंटी बनी होती थी, उसको रस्सी को खींचने से वो घंटी बज जाती थी। अब जब हमारा घर आता था तो वो घंटी बजा देता था और ड्राइवर बस रोक देता था। उस जमाने में मेरे बचपन से मैं वो बहुत लंबा समय लग गया इस सब बात को समझने के लिए कि इस ड्राइवर को कैसे पता लगा कि हमारा घर आ गया है, वो मैं नहीं समझ पाया। और लेकिन जिज्ञासा मेरी शांति भी नहीं हुई तब, निरंतर ही रही मेरी जिज्ञासाएं। ऐसी बड़ी जिज्ञासाएं बचपन की मेरी याददाश्त में बनी हुई है कि पहाड़ के पीछे कौन सा नगर बसा हुआ है, वहां पे कौन सा शहर है, वहां पे कौन लोग होते हैं। तो वह सारी जिज्ञासाएं मेरे सखा ने ले जा करके मुझे घुमा घुमा करके सब दिखा दी, सब बता दी। इसी प्रकार से जब अगला दिन, जब चंद्रमा के बाद अगला दिन फिर सुबह हुआ, सुबह सुबह सूर्य प्रकाशमान हुआ, तब हमने देखा कि हमने कहीं ना कहीं अपनी एक टेरिटरी मार्क करनी है कि भैया अब यहाँ तक मैं घूम लिया हूँ, ये यहाँ तक मैंने घूम लिया, इसके बाद मैंने नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद जंगली जानवरों का मुझे भरोसा नहीं है। मैं अपने घर में, अपने नक्षत्र में सुरक्षित हूँ। तो वो मेरी टेरिटरी मार्किंग की एक बचपन से मनुष्य की एक प्रवृत्ति रही है। पहली प्रवृत्ति तो ब्रह्मांड की आंख, दूसरी प्रवृत्ति ब्रह्मांड की रात्रि की आंख, चंद्रमा है, तीसरी प्रवृत्ति सहज भाव से उत्सुकता और जिज्ञासाएं देखनी जो बुध है, और जो मंगल तर्क लिखाता है, जो आपकी वार्ता करवाता है, वाणी करवाता है, उसका कारक मंगल। और ये मंगल ही मेरी टेरिटरी को मार्किंग करवाता है कि भाई अब ये मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा नहीं आएगा। वो अब जंगलवाद से कम होते होते अब ये मेरे रेजिडेंस या मकान के ऊपर आगे हो गया। तो मंगल मेरे मकान का भी और प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद का भी एक कारक बन गया। मंगल वहीं से शुरुआत है। मंगल की टेरिटरी मार्क करने से बल लगता है, परिश्रम लगता है, भुजा बल लगता है, बाहुबल लगता है। तो उसके अंदर मैं अपनी सारी सुरक्षा का साधन जो है वो भी मंगल से ही करता हूँ। मैं सिपाही भी मंगल ही है, सुरक्षा का कारक भी वही है, और मैंने अपनी बाउंड्री मार्किंग का काम भी मंगल से ही लिया। तो मैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इन सब का मैंने मार्किंग कर ली। और बुध ने जो मेरी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए मेरी जो इनोवेशन और इन्वेंशन देखी थी मैंने, उन सब का निहित करके, तो 1 किलो दूध का जब मैंने घी बनाना शुरू किया वो तो 200 ग्राम रह गया। ये 200 ग्राम घी जो था ये बृहस्पति महाराज रह गए। जो बुध की 1 किलो की जो क्षमता थी वो महज एक 200 ग्राम ज्ञान के अंदर परिवर्तित करके मैंने बृहस्पति के साथ रख दी। अब वो 1 किलो जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता के बिना भी ज्ञान कोई कार्य नहीं करेगा। ये बुद्धिमत्ता के बिना मैंने कोई चीज ऐसी ज्ञान बिना ज्ञानी को दे दी तो वो बंदूक लेकर के उस तरह लेकर के चलाएगा, या तो गला काट देगा या कि आपकी शेव कर देगा या आपके बाल बना देगा। अगर बाल बना देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाएगा तो आपकी तो कोई ना कोई कष्ट होना जरूरी है, हानि होनी आवश्यक है। तो ये सभी ग्रहों के साथ मैंने टाइम ट्रेवल करके इन सब चीजों को देखने की कोशिश करी है। आप भी कृपया, जब एक कहीं मैंने पढ़ा था, कल्याण में कथा पढ़ी है या कहीं और पढ़ी है, एक संत महाराज जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ लेकर के, आप सबने भी सुनी होगी ये।
तो वो रास्ते में बरसात हो गई, तो बरसात के अंदर एक शीशे था, गुरुजी से अपना थोड़ा हंसी मजाक ठिठोले कर ली उन्होंने। तो उसने कहा दूर से, गुरुजी एक बात बताइए, ये वाला जो पौधा पड़ा हुआ पीछे, ये इसका भविष्य क्या है? गुरुजी ने 1 मिनट कहा, भाई चलो वहीं पहुंच के बताता हूँ। जब वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने ध्यान से देखा उस पौधे को और थोड़ी देर के बाद कहा, भाई इसमें तो बहुत ही अच्छे मीठे फल लगेंगे, इसका भविष्य बहुत बढ़िया है। उस स्टूडेंट ने क्या किया, वो पौधा छोटा सा नन्हा सा पौधा था, बरसात के अंदर गीला हुआ उसने वो पौधा पकड़ के उखाड़ करके फेंक दिया। और तब उसने गुरुजी के तरफ आ करके क्वेश्चन भरी निगाह में देखा कि अब बताइए गुरुजी अब क्या हुआ? ये कहा तो आपने कहा ये तो वृक्षदार फलदार वृक्ष बनेगा। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर के और अधिक बरसात आ गई और किसी प्रकार से इनको, गुरुजी को और सारे शिष्यों को वापस आना पड़ गया। वापस आते आते रास्ते में बरसात बंद हो गई और वापस आते आते उन्होंने वो देखा कि जो पौधा उस लड़के ने उखाड़ के फेंका था, वो किसी प्रकार से पत्थरों के बीच में जाकर के गिर गया और उसके चारों तरफ पत्थर भी रुक गए और वो पौधा फिर से दोबारा वहीं प्रकार से लग गया और किसी प्रकार से जाकर के वर्षों बाद वो बहुत ही ज्यादा फलदार वृक्ष बना। तब उस लड़के ने बहुत क्षमा मांगी, गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपने ये कैसे बता दिया कि मैंने तो उसको उखाड़ के फेंक दिया था? कहता, बेटे मैंने पौधे के, जब आपने सवाल किया, मैंने इसकी आत्मा में घुस करके देखा। जब मैंने आत्मा में घुस करके देखा तो मैं वहां पे वो बहुत प्रसन्न था वृक्ष, तभी मैंने आपको कहा कि ये फलदार वृक्ष बनेगा। इसी प्रकार से जब जन्मपत्री को आप देखते हो तो जन्मपत्री के अंदर आप उसकी आत्मा में घुस जाइए, हर ग्रहों की आत्मा में घुस जाइए, तब जब आकर के आपको, शुक्ला जी कहते हैं, ग्रह आपसे बात करेंगे, ग्रह आपसे बात करेंगे, आपसे अपना डायलॉग लेंगे, डायलॉग बताएंगे और उसके आप वो निर्देश देंगे। वो ग्रह आपके अंदर आपके निर्देश देगा कि इस जन्मपत्री में ये ग्रह क्या करवाएगा। आपके मस्तिष्क में एक भविष्यवाणी हो जाएगी, दूरदर्शी दूरवाणी हो जाएगी कि वो कुछ ना कुछ खुद ही आकर के आपसे कहेगा। तो इस प्रकार से गुरुजी कहते हैं जन्मपत्री की आत्मा में भी घुस करके देखो, तो वो तुम्हारे से वार्तालाप करेगी, तुम्हारे से कनेक्टेड हो जाओ, आप उस एक ग्रह से कनेक्टेड हो जाओ। जब तक कनेक्टेड नहीं रहोगे तो आप कांटेक्ट में रहोगे। हाँ जी, आपने ब्लड प्रेशर की किताब खरीद रखी है, फल दीपिका है, जातक पारिजात है, सारी किताबें हैं आपसे, आप उनके कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप कनेक्टेड नहीं है। तो मेरे गुरुजी शुक्ला जी की ये बात है, मैं बहुत ध्यान से अपने धारण कर रखी है, उसको मैं किसी भी प्रकार से कनेक्टेड होने की बात समझता हूँ। जैसे मेरे को उन्होंने कृष्ण जी से कनेक्टेड किया, कांटेक्ट में तो मैं बहुत टाइम से था, बहुत टाइम से मैं जा रहा था वृंदावन वगैरह, लेकिन बस वही एक गुरुजी एक और हमारी एग्जाम्पल देते हैं कि भाई तुम लोग हर बार आ जाते हो, हर हफ्ते आ जाते हो, यहाँ पे अपना बर्तन पतीला मांझ करके फिर चले जाते हो, क्या इसको इस्तेमाल भी करते हो? इसमें कुछ रखते भी हो? ऐसे ही मांझते रहोगे तो इसकी तली में छेद हो जाएगा। ये उनका भी एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी कहते हैं, वो भी बहुत समझने लायक चीज है। तो ऐसे इस प्रकार से मेरा ये सारा कार्य चलता रहता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी आप किसी भी बात से संबंधित हो, आपकी फील्ड कोई सी भी हो, कर्म कैसा भी हो, जब तक आप उसमें कनेक्टेड नहीं हो जाएंगे तो आप अधूरे रह जाएंगे। जब आप उससे कनेक्टेड हो जाएंगे तो वो आपके अंतर मन में ही वास करने लग जाएगी। जब आपके अंतर मन में वास करेगी तब आपसे उसका वार्तालाप भी हो जाएगा। जब वार्तालाप हो जाएगा तब आपको अपनी जिज्ञासाओं की शांति के लिए अपने जिज्ञासाओं के प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप कृष्ण से साथ मिल करके उसको समझ करके और उसकी अंतरात्मा के आप एक निहित हो सकते, एकाकार हो करके, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं कोई बहुत ज्यादा, आप सब ज्योतिष में मेरे से बहुत ज्यादा आगे हैं, मैं आपको ज्योतिष के बारे में कुछ बात नहीं कह रहा, कुछ नहीं समझाना चाह रहा, आप मेरे से बहुत आगे हैं। लेकिन हाँ, एक वो चीजें जो मैं महसूस करता हूँ या जिन चीजों को मैं अपने प्रकार जी सर समय हो गया, समय सीमा सर को मैं अपना धन्यवाद कहना चाहूंगा। और नोएडा में आकर के मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, उनसे बात हुई थी मेरी शेफाली जी से कि आप त्रिशडाय के साथ यदि आप दशम भाव को जोड़ देते हैं तो वो सारे के सारे की संज्ञा ही बदल जाती हैं। तो उसके ऊपर ऑनलाइन बुलाएंगे वेदी साहब, ऑनलाइन ही कराएंगे। नोएडा कोई नहीं आएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा वहाँ पर। ठीक है सर, कभी भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेदी साहब। मैं जय श्री कृष्ण।